हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वाटिका अग्रवाल और मैं आपको पढ़ा रही हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों, हम लोग एक बार स्पीड केमिस्ट्री का टाइम टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर, देन जीओसी, देन आइसोमेरिज्म, देन हाइड्रोकार्बन, देन हैलोजन डेरिवेटिव्स, then alcohol, phenol and ether, then carbonyl compound, then amines and carboxylic acid, then biomolecules, polymers and chemistry in everyday life। इस तरीके से हम लोग अपनी केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और आप इसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एल्केन्स। हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एल्केन्स। एल्केन्स जब आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था, जब हम IUPAC का स्टार्ट भी नहीं हुआ था, जब आप इसको देख रहे थे, तो आपको पता है कि एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CnH2n+2। यानी कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है। यहां पर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो बच्चों, एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि जो एल्केन्स है उसके लिए हम लोग सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं कि एल्केन्स को हम लोग किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन, देन डीकार्बोक्सिलेशन, कॉल्बे प्रोसेस। इन सभी प्रोसेस से, इन चारों प्रोसेस से हम लोग एल्केन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये इसके लिए हम लोग केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। फिर आइसोमराइजेशन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एल्केन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि एल्केन्स, क्योंकि अब मैंने इसके इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था कि एल्केन्स के पास जितने भी बॉन्ड है सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। इस वजह से ये किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी कि बहुत ही कम रिएक्टिविटी रखता है। क्यों, देखते हैं एक बार। एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विथ केमिकल रिएजेंट्स, नहीं करता रिएक्ट, जैसे कि डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड HNO3, कास्टिक सोडा, एसिडिक एंड बेसिक K2Cr2O7, KMnO4 एक्सेट्रा। ये ऐसा होता है, ये ऐसा इसलिए होता है, दैट इज वाई एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। इसी वजह से, क्योंकि एल्केन इनमें से किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए जो एल्केन्स हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, लिटिल रिएक्टिव बोल देते हैं। यानी कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। इनका जनरल नेम और क्या होता है बच्चों, पैराफिन्स। अब हम लोग इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन को। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन को देखते हैं बच्चों। ये सबसे पहली चीज तो हाइड्रोजिनेशन, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि यार कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन हो रहा होगा। तो सही बात है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो ये हाइड्रोजिनेशन करेगा ही। ये किससे रिएक्शन करेगा, कैटालिस्ट से। तो हमारे पास फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का। एल्कीन किसका फॉर्मेशन करेगी, एल्केन का। जैसे कि बच्चों आपको यहां पर भी दिखाया गया है कि ये H2 मॉलिक्यूल है। एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। यानी कि एल्कीन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसा कि आप वापस से देख पा रहे हो। अब अपन को ये बोला था कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। और ये कैटलिस्ट क्या क्या है, पैलेडियम, प्लैटिनम या रेनेनिकल, ये सभी क्या हैं बच्चों, कैटलिस्ट हैं।
हम लोग एक बार कैटेलिस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैटेलिस्ट होता क्या है। तो कैटेलिस्ट की क्या डेफिनेशन है बच्चों? ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, यानी कि खुद में कोई भी परमानेंट केमिकल चेंज किए बिना जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग उसको क्या बोल देते हैं बच्चों? कैटलिस्ट बोल देते हैं। अब यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखने की है कि जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, हम लोग कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन पे आते हैं। सबसे पहली चीज तो हम इसको 3 तरीके से करवा सकते हैं। वो तरीके क्या क्या हैं कि पैलेडियम प्लेटिनम का रिएक्शन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर। पैलेडियम प्लेटिनम बहुत ही आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं, जबकि जो निकल होता है, जबकि जो निकल मेटल होती है उसके साथ हमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर को प्रोवाइड करना पड़ता है, और वो टेम्परेचर अप्रोक्सली कितना होता है? 200 to 300 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, जिसको कि हम लोग साबातीय सैंडरसन रिएक्शन भी कह देते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट हमारा क्या है कि जो रेने निकल है, रेने निकल का मतलब क्या है बच्चों? कि जो निकल का पीस है उसको बहुत ही फाइनली डिवाइड कर दिया, उसको बहुत ही ज्यादा डिवाइड कर दिया, जिससे कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया और वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर पा रहा है, और वो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर पा रहा है। जबकि जो अपना निकल है वो 200 to 300 डिग्री सेल्सियस पर जाकर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसका फोटो बना देते हैं। ये कोई अपना निकल है, इसको फाइनली डिवाइडेड कर दिया तो इसका सरफेस एरिया इसने बढ़ा दिया। अब क्या होगा बच्चों? ये रिएक्शन करेगा। क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे कि कैटलिस्ट इज टेकन इन पाउडर्ड फॉर्म। आपको पता है कि अगर ये कोई पेन है तो इसका सरफेस एरिया वो है जो कि अपन को दिख रहा है। अगर अपन इसको तोड़ दें और तोड़ दें और ज्यादा तोड़ दें, जितने ज्यादा डिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। इसी वजह से जब भी हम लोग मेटल को यूज करते हैं तो मेटल में हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम कौन से फॉर्म में लेते हैं? पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मैथड। हम लोग कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन से मीथेन को क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते बच्चों? क्योंकि मीथेन में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन होता है, जबकि अगर हम लोग कोई एल्कीन लेंगे तो उसमें मिनिमम कितने कार्बन एटम्स होंगे? 2 कार्बन एटम्स होंगे। जबकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो कितने कार्बन का बनाना है? 1 कार्बन का बनाना है, इसलिए वो काम ही नहीं करेगा। तो हम लोग इस वजह से मीथेन को इस वाले मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। बच्चों मैंने आपको बोला था कि फर्स्टली अपन जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो होगा कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, सेकंड होगा वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में जब हम लोग एल्केन का सिंथेसिस करते हैं तो हम लोग एल्केन को किससे बना रहे होते हैं? एल्काइल हैलाइड्स से बना रहे होते हैं। RX एल्काइल हैलाइड से बना रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए ये कोई एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाया तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया? हाइड्रोकार्बन का, और HX हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गया। अब यहां पर हम लोग कौन कौन से रिएजेंट्स का यूज कर सकते हैं? जिंक प्लस HCl का भी यूज कर सकते हैं, जिंक प्लस एसिटिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बच्चों? कि जिंक तो मेटल की तरह काम करेगा और ये जो एसिड है ये किसका काम करेंगे? H+ को देने का काम करेंगे, जो कि कौन ले लेगा? एल्काइल, और हमारे पास फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है अपने पास एल्काइल हैलाइड से बनाने का, और दूसरा हमें पता है ही, वो तो भयानक तरीका है वुड्स रिएक्शन। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, सभी लोग जानते हैं इसको। तो इसमें अपन ने क्या किया बच्चों? अपन ने 2 एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स ले लिए, उसके बाद हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया? सोडियम के साथ करवाया। तो यहां से हमारे पास NaX निकल गया, -2 NaX हो गया,
और हमारे पास फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोकार्बन एल्केन का। अब बच्चों आपको क्या चीज पता चल रही है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है, ये हाइड्रोकार्बन इस तरीके से R और R के, इस वाले एल्काइल के और इस वाले एल्काइल के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखो ये NaX बाहर निकल गया, 2NaX। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन अपने पास बन गया। अब अपन ये जो रिएक्शन करवाते हैं ये किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं। हम लोगों ने ड्राई ईथर क्यों लिया, क्योंकि हमें बिल्कुल भी मॉइस्ट मीडियम नहीं चाहिए, नहीं तो ये जो मेटल है ना, ये मेटल पहले ही जाके उसके साथ रिएक्ट कर लेगी। इसलिए हम लोगों ने वेट मीडियम नहीं लेना है, हमें ड्राई मीडियम लेना है, और इसीलिए हमने क्या लिया है, ड्राई ईथर को लिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या क्या चीज बोली हुई है कि ये जो अपना वुड्स रिएक्शन है, इससे हम लोग मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ना चाहिए और उसमें मिनिमम कितने कार्बन एटम्स होंगे, 2, जबकि मीथेन में कितना कार्बन एटम होता है, 1 होता है ना। CH4 का फॉर्मूला तो ये है ना, तो हम लोग उसको मीथेन को इस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते। साथ ही साथ क्या है कि द एल्केन प्रोड्यूस्ड इज हायर। क्यों, क्योंकि हम लोग अगर मान लो अपन CH3X को ले रहे हैं प्लस 2 सोडियम को ले रहे हैं प्लस CH3X को ले रहे हैं, तो यहाँ से NaX तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ से CH3 और CH3 बनेगा प्लस 2NaX बनेगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये तो कोई लोअर एल्केन था, ये तो कोई 1 कार्बन एटम का एल्केन था, और जो हमें फाइनली मिल रहा है वो 2 कार्बन एटम का मिल रहा है, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है ना। तो यहाँ पर यही चीज बोली हुई है बच्चों कि जो एल्केन प्रोड्यूस होता है वो हायर होता है एंड सिमेट्रिकल, दैट इज it contains double the number of carbon atoms present in the alkyl halide taken। यानी कि जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है उसमें कितने कार्बन थे, 1, उसके जस्ट डबल कार्बन एटम्स किस में होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट्स में होते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज हमें क्या बोली हुई है कि डू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स ऑन वुड्स रिएक्शन गिव ऑल पॉसिबल एल्केन्स। 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड है, मान लिया कि अगर CH3X और C2H5X होता तो हमें कितने टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते थे, 3 मिल सकते थे। एक तो CH3X खुद ही से कंबाइन हो जाता, एक C2H5X भी खुद ही से कंबाइन हो जाता, एक CH3 और C2H5 दोनों कंबाइन हो जाते। तो इस तरीके से हमें टोटल कितने प्रोडक्ट मिल जाते बच्चों, 3, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है। ये तीनों मिल गए ना अपन को, एक बार तो ये इससे खुद ही से कंबाइन हो गया, ये खुद ही से कंबाइन हो गया, और एक बार ये दोनों कंबाइन हो गए तो हमारे पास प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये मिक्सचर बन गया और ये इस मिक्सचर का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे कि द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट इजी। क्यों इजी नहीं है बच्चों, इसलिए इजी नहीं है क्योंकि जो कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म हुए हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, तो हम लोग उनको क्लियरली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहां पर भी यही चीज लिखी हुई होगी कि इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट इजी बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट आर नियर टू ईच अदर and thus Wood's reaction is not suitable for the synthesis of alkanes containing an odd number of carbon atom। ठीक है, अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड both react with sodium in presence of dry ether which alkanes are obtained। तो बच्चों इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। हम लोगों ने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इस तरीके से बना लिया, इथाइल क्लोराइड ऐसे बना लिया। अब अगर हम लोग इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप लोग क्या देख रहे हो कि एक बार तो ये खुद ही से कंबाइन हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH3 ये बन जाएगा,
प्लस एक बार वो उसी से कंबाइन हो जाए, यानी कि ऐसा कुछ बन जाएगा अपने पास। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये दोनों भी तो कंबाइन हो सकते हैं, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं, जैसा कि यहां पर दिया भी हुआ है, नॉर्मल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन एंड 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये आप यहां पर देख पा रहे हो, 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन और ब्यूटेन। वापस से वही रिएक्शन लिख दी बच्चों। अब आपको ये बताएंगे कि हम लोगों ने ड्राई ईथर ही क्यों लिया है, वेट ईथर को क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये चीज हम बताने वाले हैं। अब इसमें क्या बोला है बच्चों की 2 moles ऑफ एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इफ ईथर इज वेट देन वी ऑब्टेन एल्कोहल। अगर हम लोग ये ड्राई ईथर की बजाय अगर वेट ईथर ले लेते तो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता वो क्या फॉर्म होता, एल्कोहल फॉर्म होता। उसकी रिएक्शन कैसे दी हुई है बच्चों कि अगर वेट ईथर होगा तो मेटल सबसे पहले जाके पानी से रिएक्शन कर जाएगी, यानी कि सोडियम और H2O के रिएक्शन से हमारे पास क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब अगर ये एल्काइल, ये जो NaOH हमारे पास बना है, अगर ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास CH3OH बन जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसीलिए वेट ईथर का यूज नहीं करते, क्योंकि वेट ईथर का यूज करने पर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों जो हम लोग देखने वाले हैं वो है फ्रैंकलैंड रिएजेंट से सिंथेसिस किस तरीके से होगी। तो बच्चों फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये आता है कि यार ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट है क्या। तो ये जो R2Zn है ना, डाई एल्काइल जिंक जो है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों कि इफ जिंक इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम, अभी तक तो हम लोग वुड्स रिएक्शन में सोडियम का यूज कर रहे थे, अब हमें क्या बोला है कि यार तुम लोग सोडियम की जगह किसका यूज करना है, जिंक का यूज करना है। तो बच्चों क्या होगा इसके बाद, द रिएक्शन इज नेम्ड एज फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। वहां पर तो हम लोगों ने रिएक्शन को क्या नाम दिया था, वुड्स रिएक्शन, क्योंकि सोडियम को हमने एज अ मेटल यूज किया था। अब हम जब जिंक को यूज कर रहे हैं तो क्या नाम देंगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। एक बार हम लोग इसका प्रोसेस देख लेते हैं। वापस से हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए एल्काइल हैलाइड के, जिंक ले लिया। अब इनका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो जिंक है वो किसको लेकर भग जाएगा, हैलाइड, और हैलाइड को लेकर भग जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि जिंक तो, एक जिंक तो इसको लेकर भग गया था और एक और जिंक बचा, वो किसके साथ जुड़ गया, एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ गया, यानी कि हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ, R2Zn का, यानी कि फ्रैंकलैंड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। फिर ZnX2 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से फिर अपन ने ये R2Zn वापस से लिया, ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट है बच्चों। R2Zn क्या है, डाई एल्काइल जिंक क्या है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। अब इसका रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इसका एक एल्काइल इसके साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। यहां पर हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमारे पास क्या बन गया, RZnX। ठीक है, अब बच्चों 5th नंबर पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो सिंथेसिस मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक तो हम लोग एल्काइल हैलाइड्स को पढ़ रहे थे। एल्काइल हैलाइड में आप लोगों ने 3 चीजें पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है बच्चों, एक तो आपने ये पढ़ा है कि अगर जिंक के साथ कोई भी एसिड ले लिया जाए, जैसे कि एसिटिक एसिड ले लिया जाए, HCl ले लिया जाए, तो उससे भी हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी है, वुड्स रिएक्शन पढ़ी है। तीसरी चीज आपने फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ी है। तो आपने जो एल्काइल हैलाइड से सिंथेसिस हो सकते हैं उसमें आपने 3 रिएक्शंस पढ़ी हैं। ठीक है, अब हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग जो रिएक्टेंट रख रहे हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा बच्चों की कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सॉल्ट बना दिया, RCOO बना दिया प्लस NaOH सोडा लाइम बना दिया। तो यहां से ये सोडा लाइम क्या करेगा बच्चों, CO2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेगा। सोडा लाइम क्या काम करता है, CO2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेता है। तो ये अपने पास हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर लेगा और अपने पास क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये कोई सोडियम एसीटेट है, इसका रिएक्शन हमने Na2CO3 यानी कि NaOH OH माइनस एक ही बात है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो हमने इसका रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, सबसे पहले कि इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट किया। आपको पता है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज सेंटर है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर के पास ही तो जाएगा। तो ये OH यहाँ पे जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड है वो किस पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, CH3COH यहाँ पे आ गया, यहाँ पे O माइनस और ONA आ गया। अब क्या होगा बच्चों की ये O माइनस अपना क्या लगा रहा है, प्लस M लगा रहा है और ये प्लस M से क्या करना चाहता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहता है। तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये जो CH3 है ये CH3 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। यानी कि अब हमारे पास NaHCO3 बन गया है ना, जो कि एसिडिक नेचर रखता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर H+ एक्सचेंज करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो H जहां पे ज्यादा एसिडिक होगी वो वहां से निकल जाएगी। तो यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, H+ बाहर निकल जाएगा। H+ बाहर निकलेगा तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, मीथेन का फॉर्मेशन हो गया और साथ ही साथ हमारे पास कार्बोनेट का फॉर्मेशन भी हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। ये हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर Na2CO3 बन गया। ठीक है, एज इट इज वापस से रिएक्शन करवाया हुआ है कि अगर हम लोग सोडियम फॉर्मेट के साथ, अभी तो हमने जो रिएक्शन करवाई थी वो सोडियम एसीटेट के साथ करवाई थी, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन करवाई है वो किसके साथ करवाई है, सोडियम फॉर्मेट के साथ रिएक्शन करवाई है। तो जब हम सोडियम फॉर्मेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडा लाइम का, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H2 प्लस Na2CO3 का। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन हमारे पास क्या आएगी बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, यानी कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन होगी। आपको पता है कि कार्ब एनायन 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, इस तरीके से स्टेबिलिटी होती है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि sp कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होता है sp2 से, sp2 ज्यादा स्टेबल होता है sp3 से, इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां पर %s कैरेक्टर ज्यादा हो, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, उस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। साथ ही साथ जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, यानी कि जहां से H+ निकलने के बाद जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनता है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों कि गिव रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द फॉलोइंग। इन सबका हमें क्या करवाना है बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। अब आपको पता है कि अगर अपन यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो sp3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से अगर अपन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से होगा ना बच्चों। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो sp3, sp2 और sp में से किसकी होगी, sp की सबसे ज्यादा, फिर sp2 की और फिर sp3 की। ये अपन किसके लिए बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, है ना, %s कैरेक्टर के लिए।
कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग ये वाला ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, सेकंड, 3, 2 और 1। यहां पर वापस से वही रीजन शो किया गया है कि ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हाउ मैनी एसिड्स कैन बी टेकन टू ऑब्टेन आइसोब्यूटेन फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, आइसोब्यूटेन अपन को बनाना है तो अपन को आइसोब्यूटेन से एक ज्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। बात समझ में आ रही है ना आपको। हम लोग अगर मान लो इथेनोइक एसिड को लेते तो इथेनोइक एसिड से क्या बनता, मीथेन बनता। एक कार्बन कम का अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये बात सोच रहे हो ना आप कि इथेनोइक एसिड से मीथेन बन रहा है। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड से इथेन बन रहा है 2 कार्बन का, यानी कि ओवरऑल एक कार्बन एटम लूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये कोई स्ट्रक्चर है, अगर यहां से COOH बाहर निकल जाता है तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो आप यहां से क्या बन गया बच्चों, आइसोब्यूटेन बन गया है ना, जबकि यहां से हमारे पास क्या बनता, यहां से हमारे पास वापस से आइसोब्यूटेन का ही फॉर्मेशन होता। तो इसके लिए मिनिमम हम लोग कितने एसिड्स ले सकते हैं, 2 एसिड ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही एसिड किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों, आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी तक हमने जो पढ़ा है ना बच्चों, मैं आपको उसके की पॉइंट्स बता रही हूं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इनको कि अगर इफ इन अ कंपाउंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट एंड दे आर अटैच्ड टू सेम कार्बन atom, then also decarboxylation of one of the carboxylic group takes place simply on heating। इसका क्या मतलब है बच्चों कि मान लो कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, अब मान लो कि एक ही कार्बन से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गए, ऐसा भी तो हो रहा है ना यार। यही तो कंडीशन है कि जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है दे आर अटैच टू सेम कार्बन एटम, ये भी तो बोला है ना अपन को। तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। पर जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बाहर जाएगा, जैसा कि यहां पे भी बोला है कि ऑफ वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स टेक्स प्लेस सिंपली ऑन हीटिंग। वो कैसे बच्चों, एक बार हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि CH2 COOH जोड़ दिया, इसको हीट किया तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, CH3 COOH और CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। यानी कि जब भी आपके पास 2 एसिड आ जाएं, मान लो एक ही कार्बन से जुड़े हुए 2 एसिड आ जाएं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएं, तो आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बोक्सिलिक एसिड को बाहर निकालना है, 1 को बाहर निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड दिया हुआ है वो क्या मेथड दिया हुआ है बच्चों, कॉल्बे प्रोसेस। कॉल्बे प्रोसेस में देखो क्या होगा, हम लोग सिंपली एक इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते होते हैं। देखते हैं एक बार इसको। एल्केन्स आर फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते होते हैं, ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लिया, ठीक है, उसका एक्वस मीडिया बना दिया और फिर उसका क्या करवा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया। उससे हमारे पास क्या चीज फॉर्म हो गई, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे कि बच्चों यहाँ पे करवाया हुआ है, लिया है ना, यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लिया, फिर उसको एक्वस मीडियम में लिया। मैंने कहा भी था कि एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, एक्वस मीडियम में लेना है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो गया और CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब आपको पता है यार कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, RCOO माइनस नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये किधर की तरफ जाएगा,
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होती है बच्चों? एनोड होती है। एज इट इज यहां पर एल्काइल पर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। ये कहां पर जाएगी? वापस से पॉजिटिव चार्ज के पास, एनोड के पास जाएगी, है ना। और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है जैसे कि Na+ है, तो Na+ कहां जाएगा? कैथोड के पास जाएगा। इस तरीके से होता है बच्चों कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं वो किधर की तरफ मूव करती हैं? कैथोड की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और जो अपनी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो किधर की तरफ मूव करती हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और जो क्या होता है बच्चों? एनोड होता है। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये एक डायग्राम में आपको शो कर दिया। ये अपना कोई डायग्राम है, इसमें RCOO-, ये अपना सॉल्ट है, ये एनोड था और ये कैथोड। तो अब देखना किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। RCOO- जो है अपना, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई और CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। और ये एल्काइल रेडिकल ने किसका फॉर्मेशन कर लिया? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, वही चीज अपन को रिएक्शन के वे में बता दी गई है। CH3COO है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा बच्चों की अपन को क्या करना था? CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल के बीच में बॉन्ड बनाना था, यानी कि यहां पे क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। इस तरीके से एज इट इज अगर ये कोई स्पीशीज है तो ये CH3C2H5 है ना, ये बन जाएगी। अब यहां पे क्या है कि CH3C2H5 तो बनेगा ही, पर ये सेल्फ प्रोडक्ट का भी तो फॉर्मेशन हो सकता है कि CH3 के साथ जुड़ जाए, C2H5 के साथ जुड़ जाए, इस तरीके से। अब हम लोग एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों कि एल्केन के जो 1 नंबर कार्बन से 4 नंबर कार्बन के जो अपने जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से फॉर्म में रहते हैं? गैसियस फॉर्म में रहते हैं। जबकि नियोपेंटेन ऑल्सो गैस बट नॉर्मल पेंटेन एंड आइसोपेंटेन आर लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स, यानी कि जो नियोपेंटेन है वो गैस है, पर जो नॉर्मल पेंटेन है और आइसोपेंटेन है वो लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स हैं, यानी कि वो किस टाइप का नेचर रखते हैं बच्चों? लिक्विड नेचर रखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट मेंबर्स जो हैं, अभी तो अपन ने C1 to C4 और C5 की बात करी, अब C6 पर आ जाओ कि 6 कार्बन होंगे तो क्या होगा। तो क्या बोला हुआ है कि नेक्स्ट मेंबर्स जो हैं C6 और C17 आर कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड है। एंड अबव C17 आर वैक्सी सॉलिड्स, यानी कि C17 के बाद जो हायर मेंबर्स हैं वो कैसा नेचर रखते हैं? वैक्सी सॉलिड का नेचर रखते हैं। ठीक है, हम लोग अब इनके प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, फॉर n एल्केन्स, यानी कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। एज इट इज अगर सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है तो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अगर अपन पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हेप्टेन का, देन हेक्सेन का और देन पेंटेन का। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन, यानी कि अगर नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है बच्चों की फॉर साइड चेन कंटेनिंग कंपाउंड्स द शेप अप्रोचेज स्फेरिकल
विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन वान डर वाल्स फोर्सेस। आपको पता है कि अगर अपना मान लो कि ओपन चेन कंपाउंड है तो वो तो इस तरीके से फैला हुआ है, यानी कि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होंगे। पर अगर मान लो सरफेस एरिया कम हो गया, जैसे कि नॉर्मल पेंटेन से आइसोपेंटेन में गए, आइसोपेंटेन से नियोपेंटेन में गए, तो सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उस कंडीशन में वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि 4 साइड चेन कंटेनिंग कंपाउंड्स, द शेप अप्रोचेज स्फेरिकल which results in decrease in van der Waals forces as surface area decreases। यही रीजन बोला हुआ है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए फिर ऑर्डर क्या बताया है कि जितना ज्यादा ओपन चेन कंपाउंड होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है बच्चों, नॉर्मल पेंटेन का है, क्योंकि ये उतना ही ज्यादा ओपन चेन है। तो जितना ज्यादा खुला हुआ, जितनी फैली हुई स्ट्रक्चर होगी उतना ही ज्यादा वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तो इसी वजह से नॉर्मल पेंटेन, देन आइसोपेंटेन और देन नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का सरफेस एरिया कम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब हमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है। देखो ये बच्चों, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पैकिंग फ्रैक्शन पे। जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा, जितनी ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग होगी, उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और जितनी कम अच्छी पैकिंग होगी, यानी कि जो एफिशिएंट पैकिंग नहीं होगी, उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो बच्चों आप यहां पर देखिए कि अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जैसे कि इस तरीके से दिए हुए हैं, तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स को अगर कंबाइन होना है तो वो इस तरीके से कंबाइन होंगे। पर अगर मान लो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो कि इस तरीके से शो किए गए हैं, तो अगर इनको पैकिंग करनी है तो ये इस तरीके से पैकिंग करेंगे। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर एक बड़ा सा वॉइड दिख रहा है, इतना बड़ा सा वॉइड दिख रहा है, ठीक है, जबकि यहां पर ये बहुत ही स्मॉल वॉइड है, इतना सा वॉइड है, ठीक है। तो यहां पर जो पैकिंग है वो एफिशिएंट पैकिंग है और यहां पर अनएफिशिएंट पैकिंग है। तो इस वजह से इस जब भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर के कंपैरिजन में क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के केस में जो पैकिंग होती है वो बहुत ही एफिशिएंट पैकिंग होती है, ठीक है। यहां पर आकर बच्चों आपका ये वाला लेक्चर फिनिश होता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा दो और ई सरल के ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इसी तरीके से लेक्चर देखते रहना। आज हमने सिर्फ और सिर्फ एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्केन के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।